मैं आपसे कुछ बात कहता हूं तो उसे एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या उसका अर्थ एक ही है या अलग अलग है। मैं आपसे कहता हूं कि शेयर मार्केट बढ़ गया या शेयर मार्केट ऊपर आ गया। मैं आपसे कहता हूं कि सूरज ऊपर आ गया। मैं आपसे कहता हूं एक बीज था जो पौधा बनकर ऊपर आ गया। क्या ये तीनों ऊपर आना एक ही जैसे हैं? क्या इन तीनों की कोटियां एक ही जैसी है? क्या यहां पर ऊपर आने का मतलब तीनों में समान है? क्या जिस तरह से शेयर मार्केट ऊपर आता है, क्या सूरज भी उसी तरह से ऊपर आता है? क्या जिस तरह से सूरज ऊपर आता है उसी तरह से एक पौधा भी ऊपर आता है? आप कहेंगे शायद नहीं। वेस्टर्न फिलॉसफी में रेने डिकॉर्ट ने एक नई बहस छेड़ दी। रेने डिकॉर्ट हालांकि बात गलत नहीं कह रहा, लेकिन उसकी बात में कहीं ना कहीं विरोधाभास पैदा हो गया। रेने डिकॉर्ट के समय पर दो तरह की अवधारणाएं प्रचलित थी। पहली थी यंत्रवाद या यांत्रिकवाद, जिसको आप मैकेनिक्स कहते हैं। एंड द सेकंड इज थियोलॉजी, या जिसको आप थियोलॉजी भी कहते हैं, या कुछ लोग इसको प्रयोजनवाद कहते हैं। एक तरफ यंत्र है, एक तरफ प्रयोजन है। रेने डिकॉर्ट कहता है कि मैं इन दोनों को क्लब करने की कोशिश करता हूं। रेने डिकॉर्ट ने दोनों को क्लब करने की कोशिश की। रेने डिकॉर्ट कहते हैं कि जो संसार है, जो सृष्टि है, ये जो विश्व है, वो एक तरह से मैकेनिकल है, यंत्र की भांति कार्य करता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसको जो कंट्रोल किया जाता है वो किया जाता है मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, विचारों के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा। तो यहां पर मन यंत्र को कंट्रोल कर रहा है। अब यहां विरोधाभास क्या हुआ? इसको हम फिलॉसफी में कहते हैं कोटि दोष। कोटि दोष, इन दोनों की कोटियां अलग अलग है। मैकेनिक्स की कोटि अलग है और प्रयोजन की कोटि अलग है। प्रयोजन का मतलब है कि किसी भी काम का एक प्रयोजन किया जा सकता है। मान लीजिए आपने आज पढ़ाई आप कर रहे हैं तो आपका एक प्रयोजन है। ये मैकेनिक्स नहीं है, ये मैकेनिकल नहीं है। अगर ये मैकेनिकल होता तो फिलॉसफी ही क्यों? आप कुछ भी पढ़ सकते थे। और अगर मैं कहूं कि ये मैकेनिकल नहीं है, ये केवल प्रयोजन है, तो केवल प्रयोजन ही क्यों? पढ़ने का तो एक स्टाइल है, एक मैकेनिज्म तो है। भले ही फिलॉसफी को मैं हटा दूं, लेकिन पढ़ने का तो मैकेनिज्म है। तो ये दोनों विरोधाभासी हो गए, क्योंकि दोनों की कोटियां अलग अलग है। मैं कहूं दोनों के सेक्शंस अलग अलग हैं, दोनों का इंप्लीकेशन अलग अलग है। अगर सब कुछ प्रयोजन के ऊपर आधारित है तो फिर आप उसको मैकेनिकल नहीं कह सकते, और अगर सब कुछ मैकेनिकल ही है तो आप उसको प्रयोजन नहीं कह सकते। डिकॉर्ट कह रहा है कि है तो सब कुछ मैकेनिकल, लेकिन ये प्रयोजन है। मैकेनिकल होना ही प्रयोजन है, मैकेनिकल को कंट्रोल में करना ही प्रयोजन है। मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा, वस्तु के द्वारा, तथ्य के द्वारा, तत्व के द्वारा ये कंट्रोल किया जा रहा है। अब वो इस कंट्रोल को एक ही वर्ड्स के साथ यूज कर रहा है, वो इसको बाइफरकेट नहीं कर पा रहा, वो इसे समझा नहीं पा रहा, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। रीजन दैट कि उसके टाइम में दोनों फिलॉसफीज चलती थी, और वो चाहता था कि मैं एक ऐसा मैकेनिज्म खड़ा करूं जिस मैकेनिज्म में मैं सारे के सारे कंसेप्ट को ही समाहित कर लूं, ताकि कल को मेरे ऊपर कोई क्वेश्चनिंग ना उठे। और होता क्या है, आप अपने घर के किचन को देखिएगा, आप शायद समझ पाएंगे मेरी बात को। आप एक घर के किचन में चीनी भी रखी हुई है, नमक भी रखा हुआ है, मसाले भी रखे हुए हैं, गुड़ भी रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है। मैंने आपसे कहा एक बेहतरीन चाय बनाने की कोशिश कीजिए, और आप कहेंगे कि सर अगर बेहतरीन चाय का मतलब ये हो सकता है कि मैं जितना भी सामान मेरे किचन में रखा हुआ है मैं सारा का सारा डाल देता हूं। मैंने चाय में मिर्ची भी डाल दी, नमक भी डाल दिया, जीरा भी डाल दिया, हल्दी भी डाल दी, धनिया भी डाल दिया, गुड़ भी डाल दिया, जो जो मेरे पास था मैंने सब कुछ डाल दिया, और फिर आप मेरे लिए वो चाय बना करके लाए। तो क्या आप सच में मेरे लिए चाय बना करके लाए, या फिर आप एक मजाक बना करके आए? कहने का तात्पर्य, डिकॉर्ट जो गलती कर रहा है उसे राइल कहते हैं कि डिकॉर्ट शायद कंसेप्ट को समझ नहीं पाया, और राइल ने अपनी फेमस फिलॉसफी को वहां डेवलप किया, मशीन में प्रेत का सिद्धांत, द गोस्ट इन द मशीन। मशीन जहां मैं मैकेनिकल एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं, घोस्ट जहां मैं फिर से प्रयोजन की बात कर रहा हूं। राइल कहते हैं ये एक तरह से एक परिकल्पना है जस्ट,
ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है। सपोज दैट मैं आपसे कहता हूं कि आप सीधे हाथ का एक सर्दी का मोजा खरीद के लाइए और एक उल्टे हाथ का मोजा खरीद के लाइए, या फिर आप एक पेयर ऑफ हाथों का मोजा खरीद के लाइए। ये तीन सिचुएशंस हो गई, राइट हैंड का, लेफ्ट हैंड का और एक पेयर। तीनों की कोटियां अलग अलग है। जब आप शॉप पे जाते हैं और आप कहेंगे मुझे ओनली राइट हैंड चाहिए तो वो राइट हैंड देगा, आप कहेंगे ओनली लेफ्ट हैंड चाहिए वो लेफ्ट हैंड देगा, आप कहेंगे मुझे पेयर चाहिए तो वो पेयर देगा। ये एक नॉर्मल एक प्रोसेस है। जब आप कहते हैं मुझे राइट हैंड का जूता चाहिए, अब मुझे लेफ्ट हैंड का जूता चाहिए, या आप कहते हैं मुझे पेयर ऑफ शूज चाहिए, ये तीनों चीजें अलग अलग है। हालांकि सब्जेक्ट एक है, हालांकि ऑब्जेक्ट एक है, हालांकि मोटिव भी शायद हो सकता है एक हो, लेकिन कोटियां तीनों की अलग अलग है। तो द घोस्ट इन द मशीन का जो कंसेप्ट आया, जो गिलबर्ट रेल ने दुनिया को समझाया, हालांकि बड़ा फनी सा एक उन्होंने कंसेप्ट निकाल के डिकॉर्ट को आलोचना किया, डिकॉर्ट को क्रिटिसाइज किया, डिकॉर्ट को कहीं ना कहीं, जैसे मैं कहूं लांछन वाली अगर मैं बात करता हूं, कि डिकॉर्ट की पूरी फिलॉसफी को कहीं ना कहीं उन्होंने एक तरह से इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज कर दिया। अगर मेरा पर्सपेक्टिव आपको समझाने की कोशिश करूं तो रेल बेसिकली डिकॉर्ट की पूरी फिलॉसफी को चैलेंज कर रहे हैं। द घोस्ट इन द मशीन, यहां पर अब आप कोई सा भी कंसेप्ट उठा लीजिए डिकॉर्ट का, भले आप रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी, तो वहां पर भी आप समझ पाएंगे कि बात तो सही है कि यहां पर एक को मैकेनिकल माना जा रहा है, एक को प्रयोजन के साथ, थियोलॉजिकल के हिसाब से माना जा रहा है। कोई सा भी कंसेप्ट आप उठा लीजिए, चाहे कि रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड मैन, गॉड एंड वर्ल्ड, वहां पर भी कंसेप्ट यही रहेगा। रेल ने बात छोटी सी करी, गिलबर्ट रेल ने कंसेप्ट छोटा सा दिया, घोस्ट इन द मशीन, बट उसका मोटिव कुछ अलग था। उसका मोटिव था कि वो रेने डिकॉर्ट की पूरी फिलॉसफी को ही कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहा था, कि जो रेने डिकॉर्ट की फिलॉसफी थी, जैसे आप फादर ऑफ रैशनलिज्म कहते हैं, बुद्धिवाद का पिता कह रहे हैं, वो गलत है। वो व्यक्ति ही गलत है, उसकी फिलॉसफी ही गलत है। या तो आप इस संसार को यांत्रिक मानिए, या फिर आप इस संसार को प्रयोजन के हिसाब से देखिए। आप दोनों को क्लब करने की कोशिश मत कीजिए। तो यहां कोटि दोष के कारण यह समस्या पैदा हुई। रेल कहते हैं कि मैं डिनाई नहीं कर रहा कि संसार का एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है या मैकेनिज्म नहीं है, बिल्कुल मैकेनिज्म है, जिसको अगर मैं इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से कहूं तो एक शब्द आता है रित का सिद्धांत। भारतीय दर्शन में वेदों के अंदर एक शब्द आया है रित का सिद्धांत, द एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। इस नेचर के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। सूरज आएगा तो ही पौधा अपने फूल खिलाएगा, सूरज निकलेगा तभी पक्षी चिल्लाएंगे, ये एथिक्स है। दिस इज कॉल्ड ऋत, जिससे शब्द बना ऋतु। ऋत का सिद्धांत यही कहता है कि सर्दी है तो सर्दी होगी, सर्दी में ये फसलें उगेगी, गर्मी में ये होगी, बारिश के दौरान ऐसा होगा, सर्दी के दौरान ये सारे पशु पक्षी पैदा होंगे, गर्मी में ये होंगे, बारिश में ये होंगे। ये सब कुछ तय है पहले से, ये सब कुछ तय है। तो ऋत का सिद्धांत भी कहीं ना कहीं आपसे यही समझा रहा है कि सब कुछ वर्ल्ड वाइड एक मैकेनिज्म तो है, एक मैकेनिज्म तो चल रहा है, लेकिन इस संसार का प्रयोजन क्या है, या फिर इन सारी घटनाओं का प्रयोजन क्या है, आप वो समझाइए फिर। कुछ दार्शनिकों ने कहा इस संसार का कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन इवेंट्स का होता है। बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे इसलिए पैदा होते हैं ताकि वो किसी की भूख मिटा सके। तो पहला मोटिव, पहला प्रयोजन क्या है? सर्वाइवल। संसार का पहला मोटिव है सर्वाइवल, भले वो आप हो, भले वो पशु हो, भले पक्षी हो, भले कीड़े मकोड़े हो, भले कोई भी हो। सर्वाइवल हो गया, अब हम क्या करें? देन सेकंड इज प्लेजर, जीवन को सुखपूर्ण जीना, भले वो संततियों को पैदा करना हो सकता है, जीवन को अच्छे से जीना हो सकता है, लेकिन एक अच्छाई की तरफ बढ़ना, एक बहुत अच्छी लाइफ की तरफ बढ़ना, दिस सेकंड मोटिव। ये भी हो गया, अब हम क्या करें? पीस, द थर्ड इज पीस, शांति, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। तो यहां पर फिलोसफर्स कहते हैं संसार का कोई प्रयोजन नहीं है,
आपका और मेरा जहां हम बैठे हैं हमारा प्रयोजन हो सकता है, संसार का प्रयोजन नहीं है। आपका आईएएस बनने से इस प्रकृति को कोई लाभ नहीं होगा। आपके डिप्टी कलेक्टर या फिर आपके कुछ भी बनने से इस संसार को या फिर प्रकृति को क्या फायदा होगा, कभी सोचिएगा। और हम इस प्रकृति में कितना हिस्सा है, अगर हम ऊपर देखें गैलेक्सी में, अगर हम अपने आप को देखें तो शायद हम कीड़े मकोड़ों की तरह हैं। आपका जो मोटिव है, आपका जो लक्ष्य है कि हमारा यूपीएससी क्लियर हो जाए या फिर हम एक अच्छे व्यक्ति बन जाए, जो भी हो जाए, उससे प्रकृति को कोई लेना देना नहीं है। ये आपका और मेरा प्रयोजन है। नेचर का एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म में हमने अपना प्रयोजन डाल दिया और हम कोशिश कर रहे हैं क्या हम उसको फुलफिल कर पाते हैं क्या। दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड लाइफ। तो डिकॉर्ड कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल काम करने की कोशिश कर रहे हैं, घोस्ट इन द मशीन। एक मशीन में जैसे आपने एक भूत को सेट कर दिया हो, या आप कह रहे हैं कि मशीन चल कैसे रही है, ये किसी को, ये कोई भूत चला रहा है इसको। यार मशीन है तो एक मैकेनिकल प्रोसेस है कि वो चल रही है, भूत का क्या मतलब है यहां पर। आपने कहा नहीं 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 नहीं, एक आत्मा है जो इसको शायद रन कर रही होगी, एक एनर्जी है जो इसको रन कर रही होगी। उस आत्मा का नाम क्या है? वो मन है, वो बुद्धि है, वो विवेक है, वो प्रज्ञा है, वो ज्ञान है, वो शील है। बात जची नहीं कुछ। या तो उसको मशीन रहने दो या उसको भूत रहने दो, मिलाओ मत दोनों को। तो दिस इज कॉल्ड गिलबर्ट राइल्स, जिसको मैं कहूं क्रिटिसिज्म ऑन रेने डिकॉर्ट, घोस्ट इन द मशीन।